में 1927 के अंदर ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसको इंडिया के अंदर बहुत हेट मिला था। और ये एट द एंड जब ये रिपोर्ट पूरी बन के तैयार हो गई थी, तब ये काफ़ी यूज़लेस रिपोर्ट कहलाई थी, क्योंकि इसका कुछ यूज़ हुआ नहीं था, है ना। तो इतनी यूज़लेस और हेटफुल रिपोर्ट बनाने का आखिर मकसद क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या बनाया था, नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात कि साइमन कमीशन बना क्यों था, वाई इट वॉज देयर। तो साइमन कमीशन बना था 1919 के अंदर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम जानते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं हम। उसका रिव्यू करने के लिए और कुछ नए स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए कि इंडिया के अंदर और क्या क्या नए कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हो सकते हैं। इसके लिए एक साइमन कमीशन बनाया था। क्यों बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एनालाइज करने के लिए और नए स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा कई और कमिटीज़ भी बनाई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे कि एक ली कमीशन बनाया गया था 1923 के अंदर, जिसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। इसमें इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सुपीरियर सिविल सर्विसेज हैं, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, या फिर क्या क्या उसके अंदर आगे डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दिए थे। इसका सबसे मेन जो फोकस था वो था सुपीरियर, जो सबसे अपर क्लास की जो सिविल सर्विसेज है, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज और जनरल कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज और रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस, है ना। तो ये सब काम कैसे होना चाहिए और कैसे इनकी जनरल कंडीशन होना चाहिए और रिक्रूटमेंट कैसे होना चाहिए सिविल सर्विसेज के अंदर, इंडिया के अंदर, ये सारे सजेशंस और इसका एनालिसिस करने के लिए ली कमीशन सेटअप किया था 1923 के अंदर, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस कमीशन ने इंडिया के अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए सजेस्ट किया था, ठीक है। जैसे आज का हमारा यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा कमीशन सेटअप किया गया था इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए? मुद्दीमन कमीशन सेट किया गया था 1924 के अंदर। ये क्यों किया गया था? जो 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बना था, उसको रिव्यू करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था, मुद्दीमन कमीशन। और इसने काफ़ी माइनर चेंजेस सजेस्ट किए थे, और जो चेंजेस थे वो कुछ इस तरह से थे कि कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियंस हैं, है ना, नॉन ऑफिशियल इंडियंस हैं, उनको एक तरह से माइनॉरिटी कंसिडर करने का इसने सजेशन दिया था, माइनॉरिटी इन इंडिया, है ना। और इसके अलावा इसने डायरकी के जो सिस्टम है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। और इसके अलावा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए भी सजेशंस दिए थे, है ना। तो इस तरह के कुछ सजेशंस मुद्दीमन कमीशंस के द्वारा दिए गए थे, और इसका मेन काम था जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप 1921 के अंदर बना था,
जो 1919 का जो मोंटफोर्ट रिफॉर्म था उसके अंदर उसका एनालिसिस करना, उसके अंदर चेंजेस सजेस्ट करना, ये बुद्धिमान कमीशन का काम था। अब इसके बाद जो आया था वो था लिंगलिथ लॉ कमीशन 1926 के अंदर। 1926 के अंदर जो लिंगलिथ लॉ कमीशन आया था, इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, जो इंडिया के अंदर रूरल इकोनॉमी है उसको रिव्यू करना, ये इसका मेन काम था, है ना। इसीलिए इसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर ठीक है, याद रखा जा सकता है इसको कि लिंगलिथ लॉ कमीशन किससे कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर से, और इसीलिए इसको रॉयल कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है ना। इंडियन एग्रीकल्चर, ये आई की जगह आई ए हो गया। तो लिंगलिथ लॉ कमीशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर, वो था कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को एग्जामिन करना और उस पर रिपोर्ट बनाना। और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1928 के अंदर, और इसके अंदर इसने सजेस्ट किया था कि इंडिया के अंदर जो कैटल्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ये कर सकते हैं इंटर ब्रीडिंग के थ्रू। जो यूरोपियन कैटल्स हैं उनके साथ इंडिया के जो कैटल्स हैं उनको इंटरब्रीड करा के और यहाँ की कैटल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाना और एग्रेरियन इकोनॉमी को बेहतर बनाना, ये दोनों इसके सजेशन थे। ठीक है, तो ये 3 जो कमीशन थी साइमन कमीशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो आई थी उसी वक्त पे अलग अलग चीज़ों के लिए। सबसे पहली थी ली कमीशन जो आई थी, जिसको रॉयल कमीशन बोलते हैं, जो आई थी ब्यूरोक्रेसी के लिए, जो सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी है या फिर सुपीरियर सिविल सर्विसेज है उनके लिए आई थी। और जो बुद्धिमान कमीशन था वो किसके लिए आया था, वो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए। और जो लिंगलिथ लॉ कमीशन आया था वो आया था हमारा इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए आया था। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अब एक थे लॉर्ड बिरकेनहेड, तो इन्होंने क्या किया था कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो इन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया था कि मेनली जो कांग्रेस जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी उस वक्त, उनको चैलेंज किया था कि इंडियंस जो है वो इनकेपेबल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एक कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कि डेमोक्रेटिक हो और सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता हो। तो क्योंकि हम लोग इनएबल हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, इसलिए ये लोग साइमन कमीशन लेके आए हैं। और ये साइमन कमीशन सजेस्ट करेगा कि इंडिया के अंदर किस तरह से रूल्स चलना चाहिए, है ना, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। तो ये कौन थे, ये थे इंडिया के सेक्रेटरी। कौन थे, ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी थे। और इन्होंने चैलेंज किया था कांग्रेस को, तो उसके जवाब में इंडिया के अंदर फिर नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, है ना। अभी उसको देखेंगे आगे। पहले हम समझ लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या है। ये तो हमने 3 कमीशंस देखे कि ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर बनाई गई थी, है ना। अब साइमन कमीशन देख लेते हैं कि ये क्या है और इसका इतना विरोध क्यों हुआ था इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर साइमन कमीशन था क्या। तो इसको अपॉइंट किया गया था इंडिया के अंदर 1927 के अंदर, है ना, इंडिया के लिए 1927 के अंदर। और इसके अंदर 7 मेंबर्स थे जो कि सभी यूरोपियंस थे, यानी कि सभी वाइट थे। और इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम था साइमन कमीशन। और ये किसके अंडर में बनाया गया था, जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, स्टैनली बोल्डविन, उनके अंदर ये बनाया गया हुआ था, है ना। ये सब कोई इन्फॉर्मेशन इतना काम की नहीं है। 1927 और साइमन कमीशन याद रख सकते हैं, और सभी इसके मेंबर जो थे वो यूरोपियंस थे, ये याद रखने की चीज़ है। और इसको किस लिए बनाया गया था, क्या रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, 1919 का एक्ट जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म एक्ट था ना, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म,
उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसके अलावा कुछ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं याद रखने का। इसके अंदर जो थे 4 कंजर्वेटिव्स और 2 लेबराइट्स और 1 लिबरल, यानी कि ये कंजर्वेटिव और लेबराइट्स कौन है? जैसे कि इंडिया में है ना बीजेपी और कांग्रेस, तो ये 2 पार्टी है, तो वहाँ पर भी 2 पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो 4, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो 4 कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स और 2 लेबराइट यानी कि लेबर पार्टी के मेंबर्स और एक लिबरल, है ना, एक लिबरल पार्टी भी थी उसके मेंबर्स। तो ये 4 और 2 6 और एक 7, ये 7 लोग इसके मेंबर्स थे, है ना। और जो जॉइंट चेयरमैन थे इसके, वो कौन थे? सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली, जो कि फ्यूचर में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। और ये क्यों बनाई गई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, इंडिया के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए आगे, उनको सजेस्ट करने के लिए, और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए। तो इसमें याद रखने की क्या बात है कि सिर्फ ये बात याद रखने की है इसमें ज़रूरी, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, कि ये 1927 में अपॉइंट किया गया था इसको, और इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे यूरोपियंस थे। और इसको 1919 का एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर जो जॉइंट चेयरमैन थे सर जॉन साइमन थे और क्लेमेंट एटली थे, और इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो ये साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन जो ये था, इसको इंडिया के अंदर क्या रिस्पॉन्स मिला, हाँ, इंडियंस के द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला। तो थोड़ा बहुत तो हम सभी जानते हैं कि साइमन गो बैक के नारे लगे थे और किस तरह से लोगों ने इसका विरोध किया था, बाइकआउट किया था। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा याद रखने का तो नहीं है, पर हाँ, इसको समझेंगे तो याद रखने में, जो काम की बातें वो याद रखने में आसानी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले ओवरऑल इंडियंस का क्या इसमें रिस्पॉन्स था कि सभी जो इंडियंस थे, जितने भी इंडिया के लोग थे, पॉपुलेशन थी इंडिया की, जितने भी जनता थी, उन सबका एक ही रिस्पॉन्स था। सबसे पहले तो वो इससे गुस्सा हुए थे। क्यों? क्योंकि इसमें से इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था इस कमीशन के अंदर से। इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसके अंदर एक तो इंडियंस को एक्सक्लूड किया था, इसलिए एंगर था सबके अंदर कि कोई नॉन इंडियन पर्सन इंडिया के लिए रूल्स कैसे बना सकता है ना, और इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट होंगी उनको कैसे डिसाइड कर सकता है। और दूसरा, ये हमारे लिए इंसल्टिंग भी था, लॉर्ड बिरकनहेड का ये कहना कि इंडियंस अपने लिए रूल्स बनाने के लिए इनकैपेबल है ना। तो ये 2 कारणों की वजह से सभी इंडियंस इस कमीशन से नाराज़ थे, ठीक है। और इस कमीशन के बनने का एक मतलब और था कि ये डिसाइड करेगा कि इंडिया के लोग सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, मतलब ये लोग डिसाइड करेंगे, ब्रिटेन के लोग डिसाइड करेंगे कि इंडियंस जो हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वराज के लिए फिट है या नहीं है ना। इंडियन जो पीपल्स हैं वो स्वराज के लिए फिट है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिशर्स जो उस वक्त हमारे यहाँ थे वो डिसाइड करेंगे। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था कि हम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हमारा जो फेट है आगे, है ना। दूसरा, कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था इसके ऊपर? तो कांग्रेस ने उस वक्त किया था मद्रास सेशन, जब ये डिसाइड हुआ कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए साइमन कमीशन बनेगा, तो कांग्रेस ने एक सेशन किया, मद्रास सेशन 1927 के अंदर, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे M.A. अंसारी। और इनका जो है बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव था, विज़न था कि हमको इस कमीशन को बाइकआउट करना है ना। और उस वक्त से ही कांग्रेस ने अपना जो गोल था वो बना दिया था। पहले क्या था गोल? एज अ डोमिनियन स्टेट, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिशर्स। बट अभी इस कांग्रेस सेशन के अंदर इन्होंने क्या अपना गोल चेंज किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ठीक है। और ये पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन किसने पास किया था? नेहरू जी ने।
ठीक है। तो पूर्ण स्वराज जो इंडिया में है, सबसे पहले ये रिजोल्यूशन कब पास हुआ? ये रिजोल्यूशन कब पास हुआ? मद्रास सेशन के अंदर, इंडिया के अंदर 1927 में। ठीक है। और जो दूसरे ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर उस वक्त, उनका क्या रिस्पॉन्स था? जो दूसरे ग्रुप्स थे उस वक्त इंडिया में, उनका जो है साइमन कमीशन को लेकर क्या रिस्पॉन्स था, है ना। कुछ इसमें सपोर्टर्स भी थे साइमन कमीशन के, कुछ नॉन सपोर्टर्स भी थे। सपोर्टर्स में कौन कौन था जो साइमन कमीशन को सपोर्ट करते थे? एक तो जो मुस्लिम लीग का एक फैक्शन था, मुस्लिम लीग का एक फैक्शन था, जिसके उस वक्त जिसमें लाहौर सेशन के अंदर जो मुस्लिम लीग में की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो मोहम्मद शफ़ी के अंडर में इन्होंने सपोर्ट किया था इसको। और इसके अलावा जस्टिस पार्टी जो साउथ इंडिया में थी, उसने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। और यूनियनिस्ट पंजाब में जो यूनियनिस्ट ग्रुप था, उसने इसको सपोर्ट किया था। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस जान लीजिए कि कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे इंडिया के अंदर जिन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था। और जो नॉन सपोर्टर्स थे, उसमें सबसे पहले तो कांग्रेस था ही सही, कांग्रेस। और फिर उसके बाद कौन था? हिंदू महासभा, ये हटा देते हैं सपोर्टर्स के नाम। नॉन सपोर्टर्स जो थे साइमन कमीशन के, वो कौन कौन थे? हिंदू महासभा और कांग्रेस। और इसके अलावा एक मुस्लिम लीग जो जिन्ना के अंदर, जिसका सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, जो मुस्लिम लीग का एक फैक्शन था जो जिन्ना के अंदर था, अंडर में था, जिसका कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये सब लोग नॉन सपोर्टर्स थे किसके? साइमन कमीशन के, इंडिया के अंदर, है ना। अब जब ये साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया 1928 के अंदर, 3 फरवरी 1928, जब ये बॉम्बे में लैंड हुआ, तब पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा इंडिया के अंदर? क्योंकि लोग पहले से ही इससे मतलब खुश नहीं थे, तो एक तो पूरे देश के अंदर हड़ताल का जो है स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक मतलब कि सभी लोगों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया। और फिर दूसरा कि रैली निकाली गई और काले झंडे दिखाए गए इस कमीशन को। अब काले झंडे किसको दिखाए गए? ये जो 7 मेंबर्स थे ना इसके अंदर, ये जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने आए होंगे या फिर जो ड्राफ्ट प्रेजेंट करने आए होंगे बॉम्बे के अंदर, तो उनको काले झंडे दिखाए गए कि हम इस चीज़ को बाइकआउट करते हैं इंडिया के अंदर से, है ना। यूथ ने भी पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, है ना। यूथ ने जो पार्टिसिपेट किया था, उससे एक मिलिटेंट फ्लेवर भी मिला इस बाइकआउट को, है ना। और इसके अलावा जो नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये उस वक्त के यंग लीडर्स थे, है ना। यंग लीडर्स थे वो। उन्होंने क्या किया? इन्होंने उस टाइम के जो यूथ था उनको मोटिवेट किया किसके लिए? जो रिवोल्यूशनरी वर्क के लिए, है ना। और फिर इसी से क्या हुआ कि आगे चलकर कई सारे ग्रुप भी बने इंडिया के अंदर, जैसे कि नौजवान भारत सभा, जो भगत सिंह जी की है, नौजवान भारत सभा। और एक ग्रुप बना था वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी।
और एक ग्रुप बना था हिंदुस्तान सेवा दल। हिंदुस्तान सेवा दल। तो इस तरह के कुछ ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। ये मेनली क्या थे, सोशलिस्ट ग्रुप थे, है ना, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, सोशलिज्म और रेडिकलिज्म, और इसके अलावा जो हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं। तो उन सब का जो स्टार्टिंग हुआ था वो यहीं से हुआ था, साइमन कमीशन के फॉर्मेशन से। और जो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में थे और जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व नहीं थे, तो उन सब का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, यहीं से हुआ था, सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का इंडिया के अंदर। अब इसके बाद देखते हैं कि पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि हम तो हड़ताल कर रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे, तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था। पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया लोगों पर, जो कि एक ऑब्वियस रिस्पॉन्स है। और कई सारे सीनियर लीडर्स के ऊपर भी लाठीचार्ज किया था, जिसमें हमको पता है कि 1928 के अंदर लाठीचार्ज के अंदर ही हमारे जो लाला लाजपत राय हैं, शेर पंजाब जिनको कहते हैं, उनकी जान चली गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, है ना। और इसके अलावा जो नेहरू जी हैं और जो जीबी पंत हैं, इनको भी लखनऊ में लाठीचार्ज के अंदर मतलब मार खानी पड़ी थी। तो इस तरह से पुलिस का रिस्पॉन्स रहा था और गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे सारे जितने भी एक्टिविस्ट थे उनके खिलाफ, है ना। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि कैसे इंडिया में ये कमीशन आया और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था और कैसे इसका बाइकआउट कैसे किया इंडियंस ने, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो साइमन कमीशन, इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया के अंदर, है ना, ये हम देखते हैं। तो इसके दो इम्पैक्ट पड़े। एक तो जो रेडिकल फोर्सेस थी, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनको स्टिमुलस मिला कि हमको अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, सोशलिज्म के लिए हमको लड़ाई लड़ना है ना। एक विज़न मिला, एक गोल मिला है इंडिया के अंदर जो रेडिकल्स फोर्सेस थी और जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस थी। और उसी के बाद रिवॉल्यूशन का स्टार्ट भी हुआ था। कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन को जो इम्पिटस मिला था वो साइमन कमीशन के बाद से ही मिला था। और हमको ये भी पता है कि जो साइमन कमीशन के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, तो उसी के बाद जो है सॉन्डर का मर्डर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये सब भी सारे एक्शन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इसी के बाद ही लिए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पिटस देने वाला कि इंडिया के अंदर रेडिकल फोर्सेस को एक चिंगारी, मतलब होता ना कि पेट्रोल के अंदर चिंगारी लगाने वाला, उस तरह से इस साइमन कमीशन ने काम किया था। उस वक्त लोगों को इंडिया के अंदर भड़काने का काम किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल के खिलाफ। और कांग्रेस को एक इशू मिल गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद और मॉन्टेग्यू क्लेम्स मोंटफोर्ड रिफॉर्म के बाद एक इशू मिल गया था मासेस को कलेक्ट करने का, यानी कि लोगों को इकट्ठा करने का, कि अब हम गवर्नमेंट के खिलाफ किस मुद्दे पर लड़ेंगे, हम साइमन कमीशन के मुद्दे पर लड़ेंगे, है ना। ये दो चीज़ें हुई थी उस वक्त। और जो लॉर्ड ब्रिंकन हेड ने जो चैलेंज दिया था इंडियंस को, कि इंडियन पॉलिटिशियंस को मेनली, वो इंडियन पॉलिटिशियन ने एक्सेप्ट किया। और इसके अंदर जो दूसरे अलग अलग पार्टी के मेंबर्स थे, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गया, है ना, और हिंदू महासभा हो गया, और जो दूसरी पार्टीज थी और कांग्रेस, इन सब ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। तो इसमें एक इंडिया की यूनिटी भी दिखाई दी थी इस चैलेंज के वजह से, कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि हम अपना लॉ बनाने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए इनकैपेबल है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती है, दूसरी चीज़ों को एक होता है चेन रिएक्शन चलता है, उस तरह से काम करती है। कि साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन से इंडिया के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा भड़का, और फिर उससे रेडिकलिज्म और फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चालू हुई, और फिर उससे जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस बिल्डअप हुई,
और फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ है ना, ऐसे चेन रिएक्शन चलती गई आगे धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो अब इसके आगे देखते हैं कि आखिर ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी। साइमन कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ गया, हाँ पीछे आ गया। जो ये रिपोर्ट है ये इररिलेवेंट हो गई थी बाय द टाइम, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ह्यूज प्रोटेस्ट हुए थे और फिर काफ़ी जो है इसको बाइकआउट का फेस करना पड़ा था, और इस वजह से ये डिले होता गया और 1930 तक आते आते काफ़ी सारे 1927 से लेकर 30 आते आते काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो चुके थे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, है ना। और गांधी जी ने तो 31 जनवरी को 1930 के अंदर ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, और 26 जनवरी को 1930 के अंदर हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया था। मतलब एक इस तरह से कि हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट करके हमने इंडिपेंडेंस की प्लेज वगैरह ली थी, जो गांधी जी ने लिखी थी प्लेज, वो इंडियंस ने ली थी। तो इसलिए, और जो उस वक्त वाइसरॉय थे इंडिया के, इरविन, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अनाउंस किया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, है ना, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वजह से जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वो सब कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो गई और उसको फिर अप्लाई नहीं किया गया। तो ये रिकमेंडेशंस यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको कहीं से पढ़ भी सकते हैं बुक वगैरह में से चाहे तो। और इसमें कुछ खास नहीं है कि डायरकी को एबोलिश करेंगे, ये थोड़ा बहुत इसको इस तरह से बनाया गया था क्योंकि इसका बाइकआउट हो रहा था ना उस वक्त, इसको इस तरह से बनाया गया था कि थोड़ा सा हम लोगों के अंदर हारमोनी ला सकें कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा बुरा नहीं सोचती, अच्छा भी सोचती है। और थोड़ा इसको इस तरह से बनाया गया था कि लोगों को पता ना चले किस तरह से अब आगे ये लोग एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं इंडिया का, है ना। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोविंस विथ ऑटोनॉमी, और गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कम्युनिटी प्रोटेक्शन के अंदर, है ना। और इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, यानी कि स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी उसके अंदर, आज का जो स्टेट है वो उस टाइम का प्रोविंस समझ लो, तो उसके अंदर जो है मेंबर्स का नंबर इंक्रीज़ करेंगे, है ना। और पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनने रिजेक्ट किया था, और गवर्नर जनरल को जो है कंप्लीट पावर दी थी अपॉइंट करने की, क्या, कैबिनेट के मेंबर्स। तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का एक रिफॉर्म है, क्योंकि इसमें अगर गवर्नर जनरल अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कैबिनेट में अपॉइंट कर देगा तो फिर जो पॉलिसीज़ बनेगी वो उन्हीं लोगों के हिसाब से बनेगी ना, हमारा उसमें कोई पर्सपेक्टिव रहेगा ही नहीं, कोई हमारा उसमें कॉल नहीं रहेगा कि हम क्या चाहते हैं, इंडियंस क्या चाहते हैं, है ना। और गवर्नर जनरल हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करेगा, है ना। और जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल रोल जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन से डिमांड किया था, है ना, जी क्या था, इलेक्टोरल रोल, सेपरेट इलेक्टोरल रोल, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो इररिलेवेंट हो गई क्योंकि साइमन कमीशन फिर लागू ही नहीं हुआ इंडिया के अंदर। तो इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये सब रिकमेंडेशंस थी और किस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था गवर्नमेंट का उस वक्त भी इंडिया के प्रति, ये इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिर इसके रिस्पॉन्स में जो है इंडियन पॉलिटिशियंस ने क्या बनाया था, नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसको ड्राफ्ट किया था किसने, मोतीलाल नेहरू जी ने। और ये क्या था, एक आंसर था किस चैलेंज को, जो लॉर्ड ब्रिंकन हेड ने इंडियंस को चैलेंज किया था ना कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो, आप इनेबल हो इसको बनाने के लिए। तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्या है, जिसके अंदर इंडिया की जितनी भी छोटी मोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई और मुस्लिम लीग हो गई, इस तरह की, और हिंदू महासभा, तो इन सभी पार्टीज़ को मिलाकर
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 28 फरवरी को, और सब लोगों ने एक यूनानिमस एकजुट होकर एक रिकमेंडेशन यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया कि हम एक रिकमेंडेशन यानी कि एक हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अपने लिए बनाएंगे, और बना के और हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हम अपना रूल्स बनाने के लिए कैपेबल हैं, है ना। तो ज़्यादातर जो रिकमेंडेशंस थी वो तो सभी की सर्व सहमति से बनी थी, बस एक रिकमेंडेशन को छोड़कर, जो कि था डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस क्या है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे, यानी कि हम रूल तो अपने ऊपर खुद ही करेंगे, हमारी गवर्नमेंट खुद की होगी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे होंगे, ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, पर हम किसकी छत्रछाया में रहेंगे? ब्रिटिशर्स की छत्रछाया में रहेंगे, है ना, ब्रिटिश क्राउन की छत्रछाया में रहेंगे। तो इस तरह से सेल्फ गवर्नमेंट रहेगी पर ब्रिटिशर्स की छत्रछाया में, तो इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इसके कुछ लोग सपोर्टिव थे और कुछ लोग इसके विरोध में थे, अगेंस्ट में थे, है ना। और अगेंस्ट में मेनली कौन था? जो यंग लीडर्स थे, है ना। यंग लीडर्स कौन? जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इन्हीं के फादर मोतीलाल नेहरू ने तो ये बनाई थी, ये नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। पर ये क्योंकि यंग लीडर थे तो इनको पता था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वैल्यू क्या होती है। और जो मॉडरेट्स थे, यानी कि जो पुराने लीडर्स थे, वो समझ सकते थे कि कितनी मुश्किल से इस कंसेशन पे पहुँचे हैं हम लोग कि हम ब्रिटिशर्स के साथ एक डील कर पाएँ, और अगर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी ये डील है पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहेंगे कि ये वो इंडिया को छोड़ कर जाए, है ना, पूरी तरह से। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये यंग लीडर्स में से कुछ थे जिनको ये डोमिनियन स्टेटस का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, है ना। अब मेन रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी, नेहरू रिपोर्ट की, कि सबसे पहले रिकमेंडेशंस जो कुछ लोगों को पसंद आई थी और नहीं पसंद आई कुछ लोगों को, कि डोमिनियन स्टेटस होगा इंडिया का, और सेल्फ गवर्नमेंट के साथ, है ना, कि सेल्फ गवर्नमेंट तो होगी पर एक डोमिनियन स्टेटस रहेगा इंडिया का, है ना। और इसके अलावा क्या रिकमेंडेशंस थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने का इसमें रिकमेंडेशंस था। 19 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रेस, और इक्वलिटी राइट्स फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। एंड इसके अलावा क्या था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। ये सब कुछ फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर थे, है ना। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, है ना, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट होगा जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर जो हो क्या होगा, इलेक्शन होंगे, है ना। जो 18 साल से ऊपर या फिर 21 साल से ऊपर जो भी एज ग्रुप सेलेक्ट करा जाएगा उसके ऊपर के लोग एक वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सेक्युलर स्टेट होगा, रिलीजियस स्टेट नहीं होगा, कम्युनलिज्म नहीं होगा इंडिया के अंदर, है ना। ये सब वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी है उन सबका प्रोटेक्शन करने का इसमें रिकमेंडेशन था, है ना। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी नेहरू रिपोर्ट की। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, इसको एग्जैक्टली ऐसा एज इट इज़ तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बस ये एक तरह से रिमाइंड कराने के लिए कि शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इनकलकेट थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और सेकुलर स्टेट और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा रहेगा ये भी उसमें रिकमेंडेड था। जैसे कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकसभा, उसके अंदर कितने 500 मेंबर रहेंगे, और इसके अलावा जो 5 ईयर्स का इसका टेन्योर रहेगा, है ना, इस तरह से। और इसके अलावा जो हाउस ऑफ सीनेट यानी कि राज्यसभा जो है आज का, है ना, हाँ, जो उसको उस वक्त हाउस ऑफ सीनेट बोला गया था। और राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स रहेंगे? 200 मेंबर रहेंगे। और इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर रहेंगे वो कहाँ से आएंगे? प्रोविंशियल काउंसिल से। बिल्कुल जो आज का सिस्टम है ना हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा सजेस्ट किया गया था उस टाइम। बस मेंबर्स और इसका जो टेन्योर है अभी 6 ईयर्स का है और उस वक्त 7 साल का बताया गया था, है ना। और इसके अंदर जो मेंबर्स रहेंगे वो प्रोविंस से इलेक्टेड होकर आएंगे, है ना।
प्रोविंशियल काउंसिल से इलेक्ट होके आएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, है ना। जो आज का हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, है ना, प्रेसिडेंशियल की पोजीशन को उस वक्त गवर्नर जनरल की पोजीशन से रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये सब चीज़ रिफॉर्म्स उसके अंदर सजेस्ट किए गए थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर। अब नेहरू रिपोर्ट बन तो गई, पर इसके अंदर एक इतने बड़े देश के अंदर जो कि बहुत डाइवर्स है, उसके अंदर कंसेंसस बिल्ड करना, है ना, जिसके अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना, उसके अंदर उसके अंदर एक मत हो पाना किसी राय को लेकर बहुत मुश्किल है। आज भी हम बहुत सारी राय को लेकर एक मत नहीं हो पाते हैं, जैसे कि सीए हो गया, एनआरसी हो गया, है ना, और कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं, या फिर फार्मर्स बिल हो गया, है ना, कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग अपोज में होते हैं, है ना। तो इसको लेकर एक सर्व सहमति नहीं बन पा रही थी। तो इसके ऊपर अलग अलग लोगों का, अलग अलग ग्रुप्स का क्या रिस्पॉन्स था वो हम देखते हैं कि हिंदू महासभा का सबसे पहले क्या रिस्पॉन्स था कि वो लोग चाहते कि ये जो अब नेहरू रिपोर्ट की स्टार्टिंग हुई थी बनने की, तो एक बहुत ही एंथुसियास्टिक और यूनाइटेड यानी कि एकता के साथ लोगों ने इसको बनाने का प्रण लिया था कि चलो ठीक है, हम ऐसा ड्राफ्ट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाएंगे कि हम अपने को रूल्स कर सकते हैं ना। पर जब ये बाहर निकल के आया ड्राफ्ट, तो इसमें कम्युनल रेफरेंसेस आए सबसे पहले तो, कि जो हिंदू महासभा थी उनको कुछ इश्यूज़ थे और कुछ मुस्लिम लीग को भी इश्यूज़ थे, है ना, कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहला इशू कि हिंदूज़ का क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा पार्लियामेंट में, और मुस्लिम्स को ये कंसर्न था कि उन लोगों का क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा, है ना। तो कम्युनल डिफरेंसेस की वजह से कंट्रोवर्सीज हुई, और उसकी वजह से सबसे पहला इस पर प्रॉब्लम आई नेहरू रिपोर्ट। फिर इस पर मुस्लिम लीग ने एक दिल्ली प्रपोजल दे दिया। इसमें इन्होंने मीटिंग करी 1927 के अंदर, दिसंबर 1927 के अंदर, 1927 में दिल्ली में एक मीटिंग करी। उसमें एक इन्होंने प्रपोजल बनाया कुछ अमेंडमेंट का इसके अंदर, नेहरू रिपोर्ट के अंदर, है ना। तो वो इन्होंने सजेशंस दिए कुछ कि 4 प्रपोजल थे इनके, 1 2 3 4, और जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ जोड़ तोड़ के साथ, यानी कुछ बदलाव के साथ उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था। सबसे पहला तो क्या था कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए प्लस रिजर्वेशन भी होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, है ना। दूसरा कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मुस्लिम्स का, और पंजाब और बंगाल जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन के अंदर उनको वहाँ पर जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके अंदर सीट मिलना चाहिए, है ना। और जो फोर्थ उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनका फॉर्मेशन अलग से किया जाए, कि जो सिंध है उसको सेपरेट किया जाए बॉम्बे से और उसको एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनाया जाए, और बलूचिस्तान को भी एक प्रोविंस बनाया जाए और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बनाया जाए, ठीक है। तो ये उनकी कुछ डिमांड्स थी। इस पे हिंदू महासभा की कुछ डिमांड्स आई, है ना, कि जो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम लीग की 3rd और 4th डिमांड है वो क्या थी। 3rd और 4th डिमांड कहाँ गया ये, 3rd और 4th डिमांड क्या थी, ये रहा, आगे जा, कि पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी है उसके अंदर जो प्रोपोर्शनल ऑफ मतलब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोविंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिले प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर, है ना, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर। और दूसरा क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाए जाए 3, है ना। तो ये 2 डिमांड तो सबसे पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि ये तो नहीं हो पाएगा भैया। दूसरा जो डिमांड थी हिंदू महासभा की वो थी कि एक यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, कंट्री का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आगे चलकर सिसीड कर पाए इंडिया से बाहर, है ना। तो ये आइडिया यूनिटरी स्ट्रक्चर का कहाँ से आया था, हिंदू महासभा से आया था, ताकि कोई भी स्टेट कल को ये ना कह सके कि हमको तो अलग देश बनाना है ना। तो कुछ इनकी डिमांड और कुछ उनकी डिमांड, तो ऐसे लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए और फिर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर जो मुस्लिम लीग
ने जो है एक डेडलॉक क्रिएट किया रिजर्वेशन को लेकर कि हमको रिजर्वेशन तो मिल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो जो मोतीलाल नेहरू जी थे उनके सामने एक डायलेमा आ गया कि ये बड़ी मुश्किल से तो एक पार्टी बनाई थी, इतने सारे लोगों को एक साथ एकजुट किया था और फिर इतनी मुश्किल से एक रिपोर्ट तैयार करी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दी मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसको हमने जैसे जैसे फुलफ़िल किया। पर अब ये सारी दिक्कतें आ गई, तो एक कंसेशन डेवलप हुआ कि हमें ना जॉइंट इलेक्टोरेट देंगे सब दूर, पर रिजर्वेशन देंगे सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया के अंदर, है ना। और एक यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा इंडिया का, और जो रेसिड्यूरी पावर होगी वो सेंटर के पास रहेगी। और जो डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद जो सिंध और बॉम्बे को अलग कर दिया जाएगा, और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा सिंध के अंदर, है ना। तो ये कुछ डिमांड्स मान ली गई और कुछ डिमांड्स इसके अंदर से रिजेक्ट कर दी, जैसे कि बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाने की डिमांड, और इसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो हटा दी गई, है ना। और 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 1/3 रिप्रेजेंटेशन था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसको हटा दिया गया, रिजर्वेशन की डिमांड इसके अंदर दे दी गई, है ना। तो ये सारे कंसेंसस डेवलप हुए थे आगे चल के। अब इससे आगे बढ़ें तो हमको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है, पहले तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने मुस्लिम लीग के बिहाफ पर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे, और फिर उन्होंने अपनी एक अलग ही 14 पॉइंट डिमांड रख दी थी कि ये सब तो होना ही चाहिए, जो कि यूजलेस थी और इररिलेवेंट थी। आप अगर चाहें तो इसको कहीं बुक में से पढ़ सकते हैं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और ना ही कुछ जानने के पर्सपेक्टिव से। इनका ये था कि मुस्लिम्स को ये मिलना चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो सारे कैबिनेट्स के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर जितने प्रोविंशियल कैबिनेट्स होंगे उन सभी के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनना चाहिए, बलूचिस्तान अलग बनना चाहिए, है ना। और वही कि सारे मुस्लिम के हितों की बात इन्होंने करी थी, है ना। और फिर कुछ सेकुलर बातें कि एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए, सभी लैंग्वेजेस को, सभी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा, सभी कल्चरल एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ये सब बातें 14 पॉइंट्स में लिखी थी, और जो कि इतनी काम की नहीं है। और कुछ जो इन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे उसके पहले, वो ये थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वही वाले, और रेसिडुअल पावर जो होना चाहिए वो प्रोविंस के पास होना चाहिए, सेंटर के पास नहीं होना चाहिए। और बंगाल पंजाब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, किसके प्रपोर्शन में, वही पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अंदर, है ना। तो ये कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए और डिमांड रखी, तो इनको तो रिजेक्ट कर दिया गया सबको। और कुल मिला के ये है कि एट द एंड नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। नेहरू रिपोर्ट तैयार तो हो गई, पर कई सारे लोग उससे डिससेटिस्फाई हुए। पर इंडियंस ने कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया कि हम लोग अपने रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब इंडियंस ने अपने लिए कुछ कानून बनाया था, तो उससे डिससेटिस्फेक्शन और एक सभी के बीच में द्वंद्व तो रहेगा कि कुछ सब लोग अपने अपने हितों के लिए ज़्यादा बातें मनवाने की कोशिश करेंगे। पर एक फाइनली हमने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था खुद के लिए कि हम अपने कानून खुद बना सकते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया था ब्रिटिशर्स को, है ना। तो इसमें जो डिससेटिस्फाइड लोग थे वो कौन थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी जो थी वो इससे डिससेटिस्फाइड थी। यंग सेक्शन इसलिए डिससेटिस्फाइड था क्योंकि हमने डोमिनियन स्टेटस मांग लिया था, जो कि एक उन लोगों ने इसको एक बैक फुट की तरह देखा कि हम इतनी आगे आ गए हैं आज़ादी की लड़ाई में और हम एक बैक फुट क्यों ले रहे हैं सेल्फ, क्योंकि हमने 1927 के अंदर शायद जो मद्रास सेशन हुआ था उसके अंदर हमने जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर अब हम एक स्टेप बैकफुट क्यों ले रहे हैं ना, डोमिनेंट स्टेटस की मांग क्यों कर रहे हैं। तो और जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी इस चीज़ का विरोध किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया था और एक नई पार्टी यानी कि एक नई ग्रुप बनाया जिसमें यूथ का, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, और उन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। किस वजह से, क्योंकि उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस डिमांड किया था गवर्नमेंट से।
है ना। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट का साइमन कमीशन के ऊपर।